मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। यानी हम सब पर खुदा की सलामती और बरकत और रहमत नाजिल हो। बेशुमार मुनकरीन खुदा सदियों से ये दावा करते आ रहे हैं कि इल्हाद सच है, लेकिन 20वीं सेंचुरी से पहले उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको वो पेश कर सकते कि हम इस बुनियाद पर सच्चाई का दावा करते हैं कि इल्हाद सच है। आज उनके हाथ में एक मन घड़त मुद्दा जिसे इर्तिका का नाम देते हैं। कई मुनकरीन खुदा जैसा कि रिचर्ड डॉकन, जेरी कॉइन, बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग ये दावा करते हैं कि इर्तिका सच है। इसी तरह का दावा हारिस सुल्तान ने अपनी किताब द कर्स ऑफ गॉड के अंदर किया कि एवोल्यूशन एक सच है और इसके पैरेलल हमारे पास उसके एविडेंस हैं। नजरिया इर्तिका का सच होना तो दूर की बात है, ये अपनी फितरत के अंदर ही अनसाइंटिफिक है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट एवोल्यूशन थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी साबित नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि जो सिंपल डेफिनेशन है नजरिया इर्तिका की, वो ये है कि ज़िंदगी सादा शक्ल से डिवेल्प होकर कन्वर्ट होगी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल के अंदर। यानी पहले ज़िंदगी सादा थी और वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिवेल्प होती रही और फिर वो कन्वर्ट हो गई पेचीदा शक्ल के अंदर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एवोल्यूशन। हम उस नज़रिए को साइंटिफिक नज़रिया कहते हैं जिसके अंदर ये काबिलियत हो, एबिलिटी हो कि वो साइंस की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन जैसे प्रोसेस को पास कर सके, जस्टिफाई कर सके। तो क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो एवोल्यूशन थ्योरी को इन दोनों प्रोसेस से गुजार कर जस्टिफाई कर सके? दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि जब ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो कोई नहीं जानता कि वो इब्तिदा किस तरह हुई थी। जिस तरह ये कोई नहीं जानता कि वो इब्तिदा किस तरह हुई, कोई साइंटिस्ट नहीं जानता। इसी तरह कोई साइंटिस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि वो इसको साइंस के जो प्रोसेस हैं, यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, जिस तरह ज़िंदगी की इब्तिदा की खोज लगाना साइंसदानों के लिए नामुमकिन है, उसी तरह एवोल्यूशन थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी साबित करना भी साइंसदानों के लिए नामुमकिन है। बाय डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी इज़ नॉट साइंटिफिक। जो साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक एवोल्यूशन थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि फिर इन्हें साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन चेंज करनी पड़े। अगला जो नेचुरल सिलेक्शन इज एन अदर मेन पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन ये एक फेक एजेंट है एवोल्यूशन का। लामार्क और चार्ल्स डार्विन का ये एक बेबुनियाद, मन घड़त और गैर मंतकी दावा है नेचुरल सिलेक्शन के पस मंज़र में कि फितरत ऐसा करती है, कि स्पीशीज़ ऐसा करती हैं। और उसने एक बेबुनियाद एग्जाम्पल भी पेश की है कि ज़राफ़ा को अपनी खुराक के लिए अपनी गर्दन जो है वो लंबी करनी पड़ी और वो बार बार उसने कोशिश की और उसकी गर्दन लंबी हो गई। भाई ज़राफ़ा को क्या ज़रूरत थी को इतना वेट करता कि उसकी पहले तो उसकी जो है नेक वो लंबी हो और फिर वो पत्ते खाए उन दरख्तों के जो बहुत ऊंचे हैं। वो उनके पत्ते भी खा सकता था जो दरख्त उसकी हाइट के पैरेलल है या उससे कम है। तो जेरी बॉर्डर ने सही कहा है। उसने कहा है कि एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट इफेक्टिव फॉर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन स्पीसीज।
तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ फेक एजेंट। अब हम आते हैं फॉसिल रिकॉर्ड की तरफ, जो असल मुद्दा है हमारी इस वीडियो का, कि क्या इर्तिका पसंदों के पास नज़रिया इर्तिका के पैरेलल एविडेंस हैं। आरिफ सुल्तान अपनी किताब द कर्स ऑफ गॉड में कहता है कि हमारे पास एविडेंस हैं, जबकि दूसरी तरफ इसके जो उस्ताद मोहतरम रिचर्ड डॉकन वो कहते हैं अपनी किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ में कि वी डोंट नीड फॉसिल एविडेंस टू डिमोस्ट्रेट एवोल्यूशन इज फैक्ट। वो कहता है हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास एविडेंस हों और हम इर्तिका को एक हकीकत के तौर पर पेश कर सकें या उसकी वजाहत कर सकें। आरिफ सुल्तान का दावा है कि हमारे पास इर्तिका के एविडेंस है। रिचर्ड डॉकन कह रहा है कि हमें ज़रूरत ही नहीं एविडेंस की। उसके बाद जो फेमस साइंटिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टीफन जे गोल्ड, वो कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और जो हम बायोलॉजी की बुक के अंदर एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं वो इन्फ्रेंस पर मबनी है, ना कि एविडेंस पर, यानी क्यास पर मबनी है। हमारे पास एविडेंस नहीं है, ये स्टीफन जे गोल्ड ने कहा है। उसके बाद कोलन पीटरसन है जो फेमस एवोल्यूशनिस्ट है, उसने किताब भी लिखी एवोल्यूशन। जब उससे पूछा जाता है कि आपने अपनी बुक के अंदर एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पिक्चर्स क्यों, डॉक्टर कोलन पैटरसन ने यह वाज़ह कहा कि हमारे पास फॉसिल एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। डॉक्टर डेविडम जो पेलियोंटोलॉजिकल सोसाइटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट के पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है उनमें एवोल्यूशन से रिलेटेड हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है। डॉक्टर ईदर रिग जो फेमस पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने काम किया है ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर, वो कहते हैं कि ऐसे कोई फैक्ट नहीं है जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करें, और ना ही हमारे पास एक ज़र्रा बराबर एविडेंस है जिसे हम फॉसिल एविडेंस कह सकें। कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पे मैं 3 स्टेटमेंट मशहूर मुनकरीन खुदा की मशहूर किताबों से पेश करने लगा हूँ कि इंसान की इब्तिदा कैसे हुई। नंबर 1 पे है रिचर्ड डॉकन। रिचर्ड डॉकन अपनी किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ में लिखता है कि जो इंसान है ये मछली की कन्वर्शन है, यानी मछली कन्वर्ट हो गई इंसान के अंदर। नंबर 2 पे है फेमस डॉक्टर नोआ हरारी जो एक इसराइली मुसन्नफ़ है और इसकी मशहूर किताब है सैपियन। उसके अंदर वो लिखता है कि 2.5 मिलियन ईयर्स पहले बंदर कन्वर्ट हो गए इंसान के अंदर। नंबर 3 पे है फेमस बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल। वो अपनी मशहूर किताब द एवोल्यूशन ऑफ मैन वॉल्यूम 1 में लिखता है कि इंसान के आबाओजाद यूनिसेलुलर थे और वो अमेबा के मुशाहिदा थे। मैं कई स्टेटमेंट पेश कर सकता हूँ लेकिन ये 3 ही काफ़ी हैं, और साथ मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के इलाहाद को कि इनके हमें फॉसिल एविडेंस दिखा दें, हम इलाहाद और एवोल्यूशन पर ईमान ले आएंगे। अब मैं उन मशहूर साइंसदानों की स्टेटमेंट पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने एवोल्यूशन को टोटली रिजेक्ट कर दिया, और उनकी एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ पे मैं 5 फेमस साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा जिन्होंने एवोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1 पे है जॉर्ज वर्ल्ड, नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट। वो कहता है कि एवोल्यूशन साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, और इसको 120 साल पहले कई साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे लुईस पास्चर है। नंबर 2 पे है लुईस अगासिस जो एक फेमस साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी एक साइंटिफिक मिस्टेक है। नंबर 3 पे हैं W.H. थॉम्पसन जो न्यूयॉर्क मेडिसन एकेडमी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। वो कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है इसको कई बायोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया,
क्योंकि ये अब्सर्डली है और इनएडिकेट है। नंबर 4 पे है डॉक्टर इदररिक, जो फेमस पेलेंटोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हमारे पास फॉसिल एविडेंस का कोई ज़र्रा भी नहीं जो ये साबित कर सके कि एवोल्यूशन सच है, यानी ऐसे फैक्ट नहीं है हमारे पास जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हों। नंबर 5 पे है डॉक्टर जेम्स और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि एवोल्यूशन एब्सोल्युटली डेड, यानी डार्विनिज्म एब्सोल्युटली डेड। ये वो 5 फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर विर्चू है, डॉक्टर बील है, और भी कई साइंटिस्ट हैं। जिस तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पर साइंस का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, उसी तरह जो एवोल्यूशन का फ्रॉड है वो दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है। अब जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि जो इंसान का इर्तिका है वो इस ज़मीन पर नहीं हुआ, बल्कि वो नई थ्योरी की तरफ जा रहे हैं जिसको कहा जाता है पैंसपर्मिया थ्योरी, जिसका मतलब है कि इंसान का जो इर्तिका है वो स्पेस में हुआ है, ना कि ज़मीन पर। और इसी नज़रिए को इंडोर्स करने के लिए मशहूर एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हायल ने एक फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था एवोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि 2008 के अंदर जब बैर्नस्टीन रिचर्ड डॉकन से क्वेश्चन करता है कि ज़िंदगी कहाँ से आई, तो रिचर्ड डॉकन आंसर देता है कि फ्रॉम आउटर स्पेस। और ये बात रिकॉर्डेड है और मशहूर वेबसाइट www.expelledmovie.com पर DVD की सूरत में ये वीडियो पड़ी हुई है। तो रिचर्ड डॉकन जो एक फंडामेंटल किस्म का एथियस्ट है, वो ये बात मानने पर मजबूर हो गया कि ज़िंदगी आउटर स्पेस से इस ज़मीन पर आई है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मशहूर साइंसदान एमतूर के उस कोटेशन से जिसमें वो कहता है, इफ़ वी रियली स्टडी साइंस इट विल ब्रिंग अस क्लोजर टू गॉड। वस्सलाम।